नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, इससे पहले विषय की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी क्या कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग देखिए, आज नया महीना यानी अगस्त का महीना है। 1 अगस्त 2022 का दिन है। आज दिन सोमवार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। देखिए, आज श्रावण मास का सोमवार है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है और आज आपको भोलेनाथ को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में रहेगा। आज ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी। सूर्य इस समय गोचर कर रहा है कर्क राशि में और चंद्रमा आज सिंह राशि में गोचररत है। वहीं मंगल इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। वहीं गुरु ग्रह जो कि अब मीन राशि में वक्री हो गए यानी कल 31 तारीख से, और वहीं शुक्र ग्रह इस समय जैसा मैंने आपको बताया सिंह राशि में अभी कर्क राशि में गोचर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अब आने वाले दिनों में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह जो पूर्व से ही वक्री चले आ रहे हैं यानी मकर राशि में, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया हुआ है। राहु ग्रह इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो दर्शकों, जाना आपने आज का पंचांग। अब रुक करते हैं आज के विषय के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव आज मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, तो इसका कुछ शुभ और कुछ अशुभ प्रभाव भी होगा, जिसके बारे में हम आचार्य जी से जानेंगे। बिल्कुल, और देखिए बहुत बड़ा राशि परिवर्तन तो नहीं है, परंतु गुरुदेव जब भी यानी देवताओं के जो गुरु हैं, ब्रह्मांड के जो गुरु हैं, वो मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। गुरु यानी बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस प्रकार से है कि गुरु आपकी वाणी और बुद्धि के कारक हैं। आप जीवन में आप का विवाह होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उस पर भी गुरु की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि और उसका प्रभाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा भी हम यदि देखते हैं कि हमारे जीवन में बचपन यानी किसी भी मनुष्य के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक गुरु ग्रह की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि कुंडली में गुरु ग्रह थोड़ा भी कमजोर हो, जिसको हम आम भाषा में वक्री कहते हैं, तो जातक को वो तंग अवश्य करता है। देखिए, गुरु ग्रह का जैसा हम सभी जानते हैं सौर मंडल के सभी ग्रहों का इस पूरे ब्रह्मांड जो हमारी इस पृथ्वी है इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हमारे दर्शकों को मैं ये समझाना चाहूंगा कि वक्री ग्रह का आखिर तात्पर्य क्या होता है। देखिए, वक्री ग्रह का तात्पर्य यानी कोई भी ग्रह सीधा चल रहा है, अपनी सीधी चाल में चला जा रहा है और वो चलते चलते एकदम अपनी उल्टी चाल से चलने लगे। जैसे आप स्वयं को देखें कि आप सीधे जा रहे हैं, अपने रास्ते पर हैं, अचानक आप पीठ की तरफ मुड़कर यानी अपने आप को उल्टा कर लें और आप चलने लगें, तो देखिए आप अपने शुभ प्रभाव को खो देंगे। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जो प्रभाव है वो आखिरकार है किस प्रकार का, किस प्रकार आप अपने जीवन में चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी अपने शुभ प्रभाव को खो देता है। अब जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है, देखिए दो चीजें समझना बहुत आवश्यक है। शनि ग्रह लगभग 2 से 2.5 साल अपनी राशि में होते हैं और अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। उसके बाद बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि 13 महीने तक एक ही राशि में चलता है।
और जो लगभग 120 से 160 दिनों तक वक्री होता है। तो आप देखिए कि इस समय गुरु ग्रह वक्री हो गए हैं। इनका वक्रित्व जो प्रभाव है वो चलेगा 25 नवंबर 2022 तक। उसके बाद जाकर ये मार्गी होंगे मीन राशि में। चूंकि मीन राशि इनकी स्वयं की राशि है, तो इसमें इनके वक्रित्व का प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो होता ही है। क्योंकि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, हम जैसे सभी जानते हैं, मैं रोज आपको राशिफल बताता हूं आपकी राशियों के अनुसार। तो उसमें राशिफल बताते समय मैं आपको ये बतलाने का प्रयास करता हूं कि देखिए आज चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये आपका राशि स्वामी बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। वो आखिरकार है कहां पर, किस प्रकार से वो आपके जीवन में उतना लाभ देगा जितने की आप आवश्यकता चाहते हो। तो ये हमारे जीवन पर प्रभाव है। ये मनुष्य पर ही नहीं, बाकी लोगों पर प्रभाव डालता है। थोड़ा सा हम भारतवर्ष की कुंडली पर ध्यान देते हैं। देखिए भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है। कर्क राशि जिससे भाग्य स्थान में यदि कोई राशि बैठी हुई है तो वो मीन राशि है। यानी इस समय गुरु ग्रह भाग्येश है। यदि हम लग्न कुंडली पर नजर डालें तो भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति एकादश भाव यानी आय भाव का स्वामी ग्रह है। और आप देखिए कि अर्थव्यवस्था का स्वामी ग्रह वक्री हो जाना 31 जुलाई से बहुत बड़ी बात है। देखिए अर्थव्यवस्था पर इस वक्रित्व गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे आप आने वाले 3 से 4 महीनों तक देखेंगे तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को नापने का जो पैमाना है, जिसको हम शेयर मार्केट के रूप में जानते हैं, तो शेयर मार्केट अब आप देखेंगे कि बहुत तेजी से उतार चढ़ाव इसमें होने वाला है। यानी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये तंग करेगा। दूसरा, आप आने वाले 25 नवंबर तक देखेंगे कि भारत की जो मुद्रा भंडार है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था यानी आय का स्रोत ग्रह वो रेट्रोकेट, इंग्लिश में इसको रेट्रोग्रेड कहते हैं, कई लोग रेट्रोकेट कहते हैं, रेट्रोग्रेड इसका सही शब्द है। और हमारी हिंदी भाषा में इसको वक्रित्व या वक्री कहा जाता है। तो आप देखिए कि अर्थव्यवस्था का जो स्वामी ग्रह है गुरु, उसका वक्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे देश की मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। क्योंकि पंचम भाव पर भी उसकी सीधी दृष्टि होती है गुरु ग्रह की। चूंकि आय भाव में एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। खास तौर से देखिए राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश जो कि गुरु के प्रभाव वाले हैं, आप देखेंगे इन राज्यों में लगातार उथल पुथल होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र गुरु के प्रभाव वाला देश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये भी गुरु के प्रभाव वाले हैं, क्योंकि धनु लग्न के प्रदेश हैं। यानी इनके लग्न का स्वामी ग्रह ही बृहस्पति है। झारखंड, जिस पर गुरु का प्रभाव पड़ सकता है, वक्रित प्रभाव पड़ सकता है, वहां की शासन व्यवस्था को लेकर भी अशुभ स्थितियां आ सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि दक्षिण के राज्य, खासतौर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिन पर गुरु का प्रभाव पड़ता है। यानी वक्री गुरु जब भी आएंगे तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वक्री गुरु का प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे होंगे वहां पर लगातार भूस्खलन, चट्टानें गिर रही हैं, पहाड़ वहां पर दरक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव तो था ही, लेकिन वक्री गुरु के प्रभाव से भी प्रभाव और तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा मैं देश से निकलकर दुनिया की बात करता हूं, तो आप देखिए कि एक बार पुनः यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत तेजी से लड़ाई और तेज होने वाली है। यानी गुरु के प्रभाव के चलते यूक्रेन का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा बढ़ेगा रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया तुला राशि का देश है। और आप देखिए कि वहां से गुरु ग्रह लगभग छठे भाव में वक्री होकर चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से यूक्रेन, जिसकी वृषभ राशि है, उससे गुरु एकादश भाव में चलेंगे रेट्रोगेट होकर, यानी वक्री होकर। तो आप देखिए कि एक बार पुनः पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोप, जो कि गुरु के प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहां पर आप देखेंगे कि इस रेट्रोगेशन यानी शनि के वक्री होने और गुरु के वक्री होने से यूरोपियन देशों में आर्थिक संकट
खास तौर से जब उनके यहाँ पेट्रोल और डीजल और गैस की कमी होगी तो उनको परेशानियां होंगी। वहीं पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भी एक बार पुनः उछाल आ सकता है इस वक्री गुरु के चलते। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों पर आप नजर डालें। सबसे पहला हमारा जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था। तो आप देखिए कि मिथुन राशि का देश है। मिथुन राशि से दशम भाव में गुरु का वक्री होना, यानी वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से वो निचोड़, जो 25 नवंबर तक का समय होगा वो बेहद कमजोर समय होगा। उस समय के दौरान आप देखेंगे खास तौर से वहां की अर्थव्यवस्था और कमजोर होती जाएगी। पाकिस्तानी जो रुपया है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी ग्रह गुरु सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है, यानी राजनीतिक संबंधों और व्यावसायिक संबंधों और दशम भाव का कारक है। तो आप देखिए उसका रुपया लगभग आने वाले 25 नवंबर तक 300 को पार कर चुका होगा, यानी 300 रुपया बराबर $1। तो ये पाकिस्तान की स्थिति होगी जब रुपये का अवमूल्यन होता है, यानी गिरावट होती है, तो देश का आर्थिक संकट और भी तेजी से बढ़ता है। तो उस संकट के चलते देश दिवालियापन की ओर अग्रसर होगा। श्रीलंका की स्थिति देखेंगे आप कि वहां पर हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से श्रीलंका अभी भी कमजोर होगा और आने वाले दिनों में इसकी कमजोरी और बढ़ेगी। अभी बेल आउट बहुत आसानी से श्रीलंका को नहीं मिलने जा रहा। बेल आउट मिल भी जाएगा तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ भारत के और दो पड़ोसी देश हैं, छोटा सा देश मालदीव। इस रेट्रोग्रेड गुरु का प्रभाव जो है मालदीव के ऊपर भी पड़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर होगी, वो भी और तेजी से दिवालियापन की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। चूंकि इस समय शनि पराक्रम भाव में चल रहे हैं तो अभी 3 महीने तो कोई बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन 30 नवंबर के बाद जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से गिरावट की ओर अग्रसर होगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भारत के एक और छोटे से पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं गुरु ग्रह के रेट्रोग्रेड यानी वक्री होने का प्रभाव पड़ेगा। आईएमएफ से बेल आउट मांगेंगे, लेकिन बेल आउट बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था कमजोर होती जाएगी, श्रिंक होगी और बांग्लादेश भी उसी दलदल की ओर आगे बढ़ेगा जिसको हम आर्थिक रूप से दिवालियापन कहते हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा था कि देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भारत दुनिया के जो दो बड़े देश हैं जिसमें अमेरिका और चाइना है, उन पर भी गुरु का प्रभाव पड़ेगा। देखिए वक्री गुरु के प्रभाव पड़ने से अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं वहां पर भी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमजोर अवश्य होगी। ठीक उसी प्रकार से चाइना में आप देखेंगे कि इस वक्री गुरु के चलते चाइना की भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होगी, परेशानी होगी, उत्पादन बहुत होगा परंतु उस उत्पादन के अनुरूप बिक्री नहीं हो पाएगी। तो आप देखिए कि वक्री गुरु का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और प्रभाव थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं है। ये प्रभाव जैसा मैंने आपको बताया 25 नवंबर तक जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे विभिन्न राशि के जातकों की कि आखिरकार उनके ऊपर इस वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या किस प्रकार से वो प्रभाव। जी ठीक है, आपसे और भी जानकारी लेंगे आचार्य जी हम वक्री गुरु के बारे में, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है राजस्थान भरतपुर से, मंजू जी जुड़ी हुई हैं। मंजू जी स्वागत है कार्यक्रम में। प्रणाम जी मंजू जी, जिनके बारे में आप जानकारी चाहती हैं, जिनके बारे में उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दीजिए। बेटे के लिए जानना था। 994 1994। हाँ, सुबह 4:58 भरतपुर राजस्थान। सुबह 4:58 पर भरतपुर राजस्थान। जी सवाल कीजिए। हाँ, इसकी शादी कब तक होगी? शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं आचार्य जी। देखिए मैं आपको बताऊं, जहां तक प्रश्न है आपके संतान के विवाह का, तो वर्तमान में जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की ही दशा है मंजू जी। और चूंकि जैसा मैंने आज, हमारा विषय भी है बृहस्पति को लेकर, इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो है वो राहु के साथ कंजक्शन में है, यानी राहु के साथ बैठा हुआ है।
इसके चलते मंजू जी इनको न केवल कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, अभी तो वैवाहिक संबंधों को लेकर भी परेशानी आएगी, परंतु आप निश्चिंत रहिए। मेरा मानना है कि नवंबर के बाद से इनकी कुंडली थोड़ी सी बेहतर चलने वाली है, जिसके चलते विवाह के योग बनेंगे और 2023 में इनका विवाह मंजू जी अवश्य होगा। ठीक है, आशा करते हैं मंजू जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और जो भी उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो अगर आप फॉलो करती हैं तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो पंडित जी वापस से हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। वक्री गुरु के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, देश दुनिया के बारे में भी आपने जानकारी दी। वक्री गुरु से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, वक्री गुरु से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला देखिए, देव गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति को मनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने गुरु को मनाना पड़ेगा। यदि आपको आपके गुरु का आशीर्वाद मिला तो आप ये मानकर चलिए कि आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग आज के दौर में, कामकाजी दौर में, लोग अपने गुरु नहीं बना पाते हैं। अर्थात तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि देव गुरु बृहस्पति का संबंध सीधा भगवान विष्णु से भी होता है, तो आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में है, और चतुर्मास का ये जो वो समय होता है जिसमें आप अपने जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण आप कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि पूजा करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना पड़ेगा। अब कैसे मनाए, मैं उसकी कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप भगवान विष्णु के निमित्त यदि आप गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम गीता प्रेस गोरखपुर की एक बहुत सुंदर सी पुस्तक है, जो मुश्किल से 4 या 5 रुपए में आपको किसी पूजा पाठ की दुकान पे मिलेगी, या जहां पर गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ पुस्तकें मिलती हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक बताने के पीछे तात्पर्य केवल और केवल इतना सा है क्योंकि उसमें न केवल लिपि शुद्ध है और लिखा बिल्कुल शुद्धता से गया है, तो आप यदि उसका पाठ करेंगे तो गुरु ग्रह के अशुभ प्रभावों से आप दूर रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो हमारे धर्मशास्त्रों के द्वारा कही गई है, एक पुरुष सूक्तम की बात की जाती है। जैसे श्री सूक्तम माता लक्ष्मी के शुभ प्रभावों, यानी आपको धन संबंधी चीजें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष सूक्त का पाठ करने से भी आपके ऊपर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। आप करके देखेंगे, इससे भी गुरु ग्रह ठीक होता है। इसके अलावा भगवान देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के कुछ छोटे छोटे से मंत्र हैं, मैं हमारे दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं कि वो मंत्र आखिर हैं क्या। देखिए, सबसे पहला मंत्र जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओम गुरुवे नमः, बहुत साधारण सा मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः। इसमें आपने गुरु का जो मंत्र है यानी बीज मंत्र है उसको आपने लगा दिया है। नंबर तीसरा जो मंत्र है वो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा और बेहतर है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। ये स्कंद पुराण का मंत्र है, तो आप इसका पाठ करेंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा यदि आप मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहते तो आप एक पुखराज रत्न, लेकिन पुखराज रत्न पहनने से पहले आप इतना अवश्य ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को आप किसी योग्य ज्योतिष के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमारे इसी प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपको पुखराज पहनना शुभ रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो पुखराज पहनने से भी आप अपनी कुंडली में वक्री गुरु के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा पुखराज का एक उपरत्न जिसको हम सुनहला कहते हैं, उसको कोई भी धारण कर सकता है, उसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। पुखराज और सुनहला रत्न सीधे हाथ की जो पहली उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसमें धारण किया जाता है, सोने चांदी या अष्ट धातु में जड़वा कर। किसी भी दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप उसको धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं तो एक और उपाय बता देता हूँ, हल्दी की 5 गांठ। देखिए, हल्दी जो हम लोग रोज नियमित रूप से भोजन में इस्तेमाल करते हैं वो रॉ फॉर्म में, यानी जिसको गठान या गांठ के रूप में वो आती है, तो आप उसको पीले कपड़े में अपने सीधे बाजू यानी जो आपका राइट हैंड है उसमें आप उसको बांध लीजिए पीले कपड़े के अंदर, नहीं तो आपके सारे कपड़े को खराब कर देगा। लेकिन इसको 15 दिन ही बांधे रखिए, 15 दिन के बाद ये हल्दी की गांठों को अलग कर दीजिए। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के पंचोपचार से पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, उससे भी गुरु ग्रह ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि इतने उपाय यदि आप करते हैं तो निसंदेह आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो बिल्कुल उपाय अगर करते हैं सभी दर्शक तो जरूर कहीं ना कहीं लाभ होगा। आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।
वक्री गुरु के बारे में। तो कार्यक्रम के अंत में जैसा कि हम बात करते हैं राशियों के बारे में, तो आचार्य जी क्या कहती हैं आज की 12 राशियां? बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय शानदार है, मन प्रसन्न रहेगा। देखिए, अब चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, तो कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। पहले की तुलना में तनाव में कमी आएगी, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। चूंकि आपकी राशि में इस समय मंगल भी है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य दे रहा है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है, चूंकि आपके कामकाज से कोई जुड़ा हुआ बड़ा कार्य संपन्न होने जा रहा है, जिसके चलते आपको इस कार्य से आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति आपको होगी। जहां तक संबंध है प्रेम संबंधों का, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप भेंट करते हैं अपने प्रेम सहयोगी से, तो आपको आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। पराक्रम भाव का चंद्रमा है, सितारे मजबूत हैं, यश मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा। आज जो भी काम काज आप करेंगे, निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज उतना अनुकूल नहीं है। देखिए, द्वितीय भाव का चंद्रमा थोड़ा सा तंग करेगा, इसलिए सलाह यही है कि जितने भी जरूरी कामकाज हैं आप कोशिश करें बिल्कुल भी ना करें, और खासतौर से किसी से बहस या झगड़ा इत्यादि आप बिल्कुल भी ना करें, और प्रेम संबंधों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, उससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया है। देखिए, कामकाज की स्थितियां न केवल आपके पक्ष में रहेंगी, अपितु मन भी आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। तनाव में बहुत कमी आएगी, क्योंकि आपकी राशि में इस समय शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। सलाह यही है कि जितने भी आपके जरूरी काम हैं उनको 1-2 दिन में अवश्य पूरा कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाभ की अनुभूति या लाभ प्राप्त हो सके। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय भी आज बढ़िया है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, तो आप अपने अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का जो आज का दिन है वो बढ़िया है। एकादश भाव में चंद्रमा, ग्रहों के चलते आपको लाभ भी मिलेगा, मन शांत रहेगा। जहां तक प्रश्न आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ, उसमें भी लाभ होगा। संतान से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर समय आपका बहुत अनुकूल है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है, परंतु मंगल के चलते उतना शुभ फल नहीं मिलेगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। चिंता ना करें, आने वाले दिनों में मंगल ग्रह ठीक होने वाला है, इसलिए अभी सामान्य रूप से दिन गुजारिए, कामकाज बेहतर रखिए, ईश्वर की प्रार्थना करिए, ताकि आपके आने वाले दिन बहुत ही अनुकूलता से बीत सके। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया है, मन प्रसन्न रहेगा। देखिए, भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर हो गया है, तो धर्म कर्म में आज आपकी आस्था भी बढ़ेगी। कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के सितारे सामान्य रहेंगे, परंतु अष्टम भाव का चंद्रमा घरेलू परेशानियां आपके सामने उत्पन्न करेगा। कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, लेकिन अभी आपको प्रेम संबंधों से बचने का समय है, तो थोड़ा ध्यान से अपने जीवन को बिताइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बढ़िया बना हुआ है। तनाव और परेशानियां दूर होंगी, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर अच्छा दिन है, तो भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की अब हम बात करेंगे। देखिए, समय थोड़ा सा कमजोर है, वक्री गुरु हो गया है, तो आपके खर्च में थोड़ी सी वृद्धि करेगा। विरोधी पक्ष प्रबल हो सकते हैं, मानसिक रूप से तनाव बढ़ सकता है, लोग अनावश्यक ही आपसे बहस करेंगे, तो थोड़ा सा बचिएगा। अपने दिन को सामान्य तरीके से बिताइए, प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करिए, और जितने भी कार्य हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज की 12 राशियां।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस विषय में अहम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।